मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में हम बातें करते आ रहे हैं। आज बात करेंगे 10वीं क्लास का और ख़ासकर क्या बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो इसके पहले हम पिछले 3 पार्ट में बता चुके हैं कि बायोलॉजी में जैव विकास और इसके साथ साथ आनुवांशिकता होता क्या है, इसके बारे में बता चुके थे। और जैव विकास के अध्ययन के लिए एक संकरण, द्विसंकरण तथा इसके अलावा बहुत कुछ बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कि लक्षणों की अभिव्यक्ति कैसे प्राप्त होती है। इसके अलावा बात करेंगे वंशागत की क्रियाविधि और इसके साथ साथ और बात करें लिंग निर्धारण और मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। और आने वाली वीडियो में क्या बात करेंगे जैव विकास, उपार्जित वंशागत लक्षण और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि लक्षणों की अभिव्यक्ति होती क्या है। लक्षणों की अभिव्यक्ति देखिए, हमारे शरीर में जो डीएनए का एक भाग होता है जिसमें किसी भी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उसे जीन कहते हैं। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने किया था और बताया था कि प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है, जैसे पादप की लंबाई की मात्रा पर निर्भर करती है और हार्मोन्स एंजाइम पर निर्भर करती है, जिससे यह उत्पादित होता है। यदि एंजाइम की दक्षता में कार्य करेगा तो हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा मिलता है और उसमें पादप जो होता है कैसा होता है? लंबा होता है। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, जो प्रोटीन का जीन्स प्राप्त हो रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, तो प्रोटीन की क्षमता पर प्रभाव पड़ने लगता है और हार्मोन्स की मात्रा पर क्या हो जाती है? कमी आ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप पादप क्या बन जाता है? बौना बन जाता है। अतः जीन लंबाइयों को नियंत्रित करता है। वंशागत की क्रियाविधि दूसरा इसका टॉपिक होगा। प्रत्येक जीव में जीन या गुणसूत्रों द्वारा लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है जो उन्हें जनक से प्राप्त होती है, जिसे लैंगिक जनन में जनन कोशिका अवगुणित होती है, जहां नर और मादा के अवगुणित युग्मक परस्पर समेकित होकर के मतलब जुड़ करके द्विगुणित जीव का निर्माण करते हैं। संतति में जीवों का एक समुच्चय होता है जिसमें नर से तथा दूसरा समुच्चय मादा से प्राप्त आता है। अतः प्रत्येक कोशिका के लक्षणों को जीनों की 2 प्रतियां प्राप्त होती है। जनन के समय जीन प्रतियां अगुणित जनन कोशिका में पृथक पृथक कर होकर चली जाती है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या पर क्या होती है? निर्भर करती है। अगला टॉपिक जो है क्या? लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। देखिए, लिंग निर्धारण वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न होने वाला जो नया प्राणी है वो नर होगा कि मादा होगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है? देखिए, मनुष्यों में कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इसमें से 22 जोड़े जो होते हैं नर तथा मादा में समान होते हैं। इसे समगुणसूत्र ऑटोसोम्स कहा जाता है। इसको एक नाम से और जाना जाता है कायिक गुणसूत्र। स्त्री में 23 जोड़ा XX समयुग्मजी होता है, गुणसूत्रों वालों से बना होता है। पुरुषों में 23 जोड़ा जो होता है XY के रूप में विषम गुणसूत्री, जिसे विषमयुग्मजी गुणसूत्रों वाला होता है। यही मानव लिंग का निर्धारण करता है। इन्हें हेट्रोसोम्स, जो लिंग गुणसूत्र होता है उसे हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स कहा जाता है। इसे लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। पुरुषों में 23 जोड़े गुणसूत्र में एक लंबा तथा दूसरा क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन महिलाओं में जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वह छोटा नहीं होता है, दोनों बड़े होते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं 22 जोड़ा और XY गुणसूत्र मिल करके 46 गुणसूत्र हो गए जो नर का निर्माण होता है, और 22 जोड़ा मतलब 44 प्लस XY 46, मादा मिल करके 22 जोड़ा और XX मिलकर 46 गुणसूत्र बनता है, या 44 XX मिल करके मादा का निर्माण होता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे जैव विकास, उपार्जित वंशागत लक्षण के बारे में बात करेंगे तथा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। ये आपका क्या था? इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। हम मिलते रहेंगे इसी तरह से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।